अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फाहद हुसैन। वैसे -1 और -2 और -3 और माइनस ऑल की जो अफवाहें हैं वो बड़े दिन से चल रही हैं। अच्छा, उनमें कोई सदाकत हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक बात जो है वो बहुत हद तक लोगों के जहनों में जो है वो गर्दिश कर रही है, और वो ये है कि एक मायूसी क्यों है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब बनी, इलेक्शन जीत के आए, बहुत तवक्कुआत थी और बहुत ज्यादा लोगों की तवक्कुआत थी, लेकिन 2 साल के गुजरने के बाद एक आम तासुर यह है कि मामलात उस तरीके से आगे नहीं बढ़े जैसा कि बढ़ने का ख्याल था। अब सवाल यह है, हर तरफ लोग पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। कोई कहता है कि यह मसला है, कोई कहता है दूसरा मसला है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैंने 3 ऐसे जबरदस्त मेहमानों को बुलाया है जिनकी मदद से हम ये कोशिश करेंगे कि हमें इस सवाल का जवाब मिले कि ये मसला क्या हुआ है, प्रॉब्लम हुआ क्या है, ये तवक्कुआत का इशू था या क्या था। मैं इससे पहले कि मैं उनका तारुफ कराऊं, यानी मेरे ख्याल में 4-5 सवाल हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं जब हम देखते हैं। हम ये खोज लगाने की कोशिश करते हैं कि मामलात गड़बड़ क्यों हुए। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या प्रॉब्लम जो था, यानी जो हम तमाम तर कई सालों से जो हम सुनते आ रहे थे और खान साहब को भी सुनते थे, तकरीरें भी सुनते थे, तमाम तर वो हम सबको याद है किस तरीके से एक बिल्डअप हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि ये जहां पे आज हम खड़े हैं, एक मायूसी की सूरत हाल है। पीटीआई का जो एक्सपेरिमेंट है वो उस तरीके से नहीं चल पा रहा। क्या प्रॉब्लम इमरान खान साहब के साथ था, यानी क्या उन्होंने वो सब्ज बाग दिखा दिए जिसके लिए वो खुद तैयार नहीं थे? एक सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि क्या कसूर खान साहब का नहीं बल्कि उनकी टीम का है, वो टीम जिन्होंने शायद खान साहब को सब्ज बाग दिखा दिए और कहा कि नहीं ऐसे ऐसे हो जाएगा, मामला सब ठीक हो जाएंगे। क्या कसूर उनका है या कसूर उस एस्टैब्लिशमेंट का है जो शायद पीएमएलएन को बाहर निकालने में इतनी बजिद थी कि उसने उस तरीके से होमवर्क नहीं किया और समझा नहीं कि ये दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो कुछ सारा कुछ कर सकता है जो वो कह रहा है। कसूर एस्टैब्लिशमेंट का है? क्या कसूर अपोजिशन पार्टीज का है कि उन्होंने हालात को इतना खराब कर दिया था दिहाइयों में कि उन खराब हालात ने किसी ने थोड़ी सी 2 बातें की तो लगा कि ये तो बहुत बड़ा कमाल होने जा रहा है। क्या उनका कसूर था? क्या कसूर लोगों का था, मेरा था, आपका था कि हम इतने डिसलूजन थे कि हम मसीहा की तलाश में थे, और जब हमने सुना कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये हो जाएगा और इस तरीके से एक रूल ऑफ लॉ आ जाएगा और बराबरी हो जाएगी और तरक्की होगी, सारा कुछ सुना, तो कौन नहीं चाहता कि मुल्क में बेहतरी आए। तो क्या कसूर हमारा है कि हमने ये तमाम तर बातें न सिर्फ सुनी बल्कि उनको अच्छी तरीके से हजम भी कर लिया? मामला क्या है? 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनको तारुफ कराता हूं और जरा समझते हैं, लेट्स सी कि क्या निकलता है। मेरे पहले मेहमान है जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, मायनाज तर्जकार हैं, सहाफ़ी हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, जबरदस्त तज्जिया करते हैं और मेरा ख्याल है इस मौजू में शायद उनसे बेहतर कोई नहीं बोल सकेगा। बड़ी करीब से उन्होंने ये तमाम जो पीटीआई का एक्सपेरिमेंट है इसको देखा है। साबिर शाकिर साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, मायनाज एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, बड़े अरसे से इस्लामाबाद को कवर भी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है शायद ही कोई पाकिस्तान में सहाफ़ी हो जो इनसे ज्यादा बाखबर हो, बड़ी ही अंदर से मामलात को समझते हैं और खास तौर पर पीटीआई की तो जो हालात हैं उन पर इनका तज्जिया बहुत ही गहरा है। मेरे तीसरे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मायनाज तज्जियाकार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बड़े अरसे से पॉलिटिकल कमेंट्री भी कर रहे हैं और क्योंकि बड़े सीनियर अपॉइंटमेंट्स में सर्व किया है, आर्मी में कोर कमांडर भी रहे हैं, स्ट्राइक कोर के, तो जो एस्टैब्लिशमेंट का जहन है वो भी बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और इमरान खान साहब और उनसे जो तवक्कुआत थी उनको भी बड़ी करीब से जानते हैं। अब तीनों का बहुत शुक्रिया। आज जरा कोशिश करते हैं कि जरा अंदर घुस के देखें क्या है। मैं जरा आपके लिए और अपने व्यूअर्स के लिए एक बार क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो हम बातें कर रहे हैं कि क्या क्या आप सुनते थे वो थी क्या कहा जाता था जिसकी बुनियाद पे तवक्कुआत जो है वो आसमान को छूने लगी। कौम तरस रही थी उस तब्दीली के लिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब,
सर क्या हुआ ये? कहते हैं जब तक सादा और लालची लोग जिंदा हैं, ठग भूखे नहीं मर सकते। सादा और लालची लोग ठग भूखे नहीं मर सकते। लेकिन इधर थोड़ी सी मिसाल अलग है। बदकिस्मती है, पाकिस्तान में माजी में इतना पाकिस्तान को लूटा गया, इतना लूटा गया कि लोगों ने इमरान खान की बातों को सच समझ लिया कि ये जो कह रहे हैं इसी तरह अमल भी आकर करेंगे। मेरे ख्याल में वो तब्दीली लाने वाली शख्सियत जिनका नाम गालबन 25 जुलाई 2018 से पहले इमरान खान था, वो खुद तब्दील हो गया, तो उसने माजी के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। कितनी लाकानूनियत, नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती, हक तरफी, इंतकामी कार्रवाइयां आज हो रही हैं, माजी से ये मुख्तलिफ नहीं है। चंद रोज कबल ही इमरान खान साहब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरपर्सन लगा रहे थे। एक बंदे को कहते हैं चेयरपर्सन लगा के, दूसरे को लगा के 7वां नाम पढ़े। उसने कहा ये जूनियर भी है और उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं। हफीज शेख और उनसे लड़ाई हो गई। तो लिहाजा गुजारिश ये है, इमरान खान नाकाम नहीं हुए। उनकी मेरा ख्याल है जिंदगी का एक मकसद था, मैं वजीर आजम बनूं, चाहे जिस मर्जी रास्ते से बनूं। जो जो जिंदगी के उनके उसूल थे, इलेक्टेबल की सियासत नहीं करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल नहीं करूंगा, पैसे का इस्तेमाल नहीं करूंगा, सब उन्होंने तोड़ दिए 2018 से आने से पहले। तो लिहाजा अवाम की बदकिस्मती है कि उसने उस शख्स से उम्मीदें बांध ली कि यार जिस शख्स ने डॉक्टर था, इंजीनियर था, कभी वोट का तस्वर भी नहीं किया, जो इलेक्शन डे में पिकनिक मनाने चले जाते थे, वो इलेक्शन डे को अपनी किस्मत की तब्दीली का दिन समझे, लेकिन वो अवाम बर्बादी का दिन हुआ शामिल। और दूसरी बात, एस्टैब्लिशमेंट ने लगड़े घोड़े पे रेस लगा ली। एक आदमी बड़ा खूबसूरत बैठा होता है, पिंक शर्ट पहनी होती है, शक्ल से बड़ा स्मार्ट लगता है, क्लीन शेव होता है, लड़कियां कहती है कितना क्यूट है, कितना प्यारा आदमी है, उससे कहती है मैंने आपसे दोस्ती करनी है, और उसकी आवाज इतनी फजूल होती है, मैं कहना चाहूँ जारी करा और मैं पिंड का चौधरी हाँ। तो हमारे साथ ये हुआ है। हमने इमरान खान साहब को बड़ा काबल, कॉम्पिटेंट, मेहनती और पाकिस्तान का दर्द रखने वाला समझा, वो तो बाद में जुल्फी के दर्द में मुब्तला निकला। तो लिहाजा कसूर मेरा और आपका है, इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट को नहीं दोष दे सकता। अगर इतने ठीक, यानी कसूर, चलें मैं इसको जरा थोड़ा सा मजीद कुरेते हैं कि कसूर किसका है। जनरल मुस्तफा, सेम क्वेश्चन, क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, एक तो अगर हम ये एस्टेब्लिश कर लें कि तब्दीली की जरूरत थी या नहीं थी, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि तब्दीली की जरूरत थी। हमें जो स्टेटस को था उसको तोड़ने की भी जरूरत थी, क्योंकि एक स्टैंग एंड होल्ड थी और उसको कोई चीज उसको हिला नहीं सकती थी। और तीसरी चीज ये है कि क्या तब्दीली लाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट था वो सही था, सिलेक्शन उसकी सही थी या गलत थी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि तब्दीली की जरूरत भी थी, और जो हमारा सेटन था इतना ज्यादा, जिसको कह लें कि लोगों में जड़ें उसकी बैठ गई थी, चाहे पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो सारा उसमें, तो स्टेटस को बात कर। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट सामने आया वो इमरान खान की सूरत में, पीटीआई की सूरत में, उसने डिसअपॉइंट किया। और ये मैं समझता हूँ कि ये इस कौम की भी और हमारी सबकी बदकिस्मती है कि हमने जिस शख्स से उम्मीदें वाबस्ता की थी, आज हम उसी को क्रिटिसाइज करने बैठ गए हैं। इसमें 2-3 चीजें, मैं भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कर दी हैं सारी, वो तो खैर रिपीट मैं नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, जो स्टेटस को इसके अंदर डीप है इस मुल्क में, और इसको शायद इमरान खान की टीम नहीं समझ पाई। नंबर 2, इमरान खान साहब का जो एक बहुत बड़ी वीकनेस ये भी है कि उनकी जो पार्टी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्टी। वो सारे इमरान खान के नाम पर चल रहे थे, इमरान खान के नाम पर काम हो रहा था, लेकिन जो लोग सामने आए और जिन्होंने मिलकर पार्टी को चलाना था, बहुत बड़ी कमजोरी उनकी निकली। और जिस चीज पे इमरान खान साहब फख्र किया करते थे कि मेरी टीम सिलेक्शन बड़ी अच्छी होती है, आई नो किससे क्या काम लेना है, मेरे ख्याल दैट वाज द वर्स्ट थिंग इट डिड, जिसकी वजह से वक्त तो स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। और इमरान खान साहब इस चीज के कसूरवार भी हैं, इस को जिम्मेदार भी हैं इस चीज के। तो मेरा ख्याल है कि काफी सारे इफेक्ट ला के आज हमें जहाँ पे खड़ा कर दिया है, जहां पर हम ये तो समझते हैं कि तब्दीली की जरूरत थी, स्टेटस को तोड़ना चाहिए था, लेकिन जहां पे हमारी उम्मीदें थी वो ठीक नहीं थी। आज भी देखिए हम सारी बातें कर रहे हैं,
आप इमरान खान साहब को हटा दीजिए। आपका क्या ख्याल है कौन है जो इनकी जगह लेके इन चीजों को संभाल सकेगा? आज जिस सूरत हाल में हम दो चार हैं इससे। हमें सीखना है कि गलती क्या हुई। यानी कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम ये नहीं जान पाए कि ये टीम ऐसी होगी या ये वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले हम सब, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चाह रहे थे कि ये टीम आए, ये प्राइम मिनिस्टर बने और वो तमाम चीजें हों जिसका अभी हमने सुना। अगर तो ये जो गलती हुई है ये फिर सिर्फ उस टीम से तो नहीं हुई है, ये तो उन तमाम लोगों से हुई है जो ये चीज समझ नहीं पाए। उसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें आप भी शामिल हैं। यानी मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना हो। जी, मैं समझता हूं कि बहुत हमने खुल के इनको सपोर्ट किया। ये नहीं कि पुराने लोग बहुत अच्छे थे, बल्कि ये कि जिन लोगों को हमने वोट देकर सपोर्ट करके लेके आए हैं उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया। और आज जो मुल्क में जो एक मायूसी है, वो मैं इसमें उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर इस शख्स ने भी मायूस कर दिया और जो पहली पार्टियां थी उनके बारे में तो सबका ख्याल बड़ा वाज़ेह था, तो अब कौन, हु इज द नेक्स्ट मैन, हु इज द नेक्स्ट ग्रुप व्हिच विल टेक ओवर रन द कंट्री। ठीक, मैं नेक्स्ट वाले मामले पे आता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जनरल साहब, साबिर भाई, देखिए ये अभी आपने भट्टी साहब को भी सुना, आपने जनरल मुस्तफा को भी सुना। कसूर किसको हम कसूरवार ठहराएं? खान साहब को कसूरवार ठहराएं, उनकी टीम को जिसने हमें बताया था कि वो आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट को जो मिसकैलकुलेट कर गए, या मैं और आप और पाकिस्तान के अवाम और वोटर जो कि इतने तरसे हुए थे तब्दीली के लिए कि वो उस तब्दीली की गहराई में नहीं जा पाए? कहां, यानी किसको कसूरवार ठहराएं साबिर भाई? फाद भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अच्छे अल्फाज से हमें याद किया है। बात यह है कि ये एक जॉइंट वेंचर है। पहली बात तो ये समझ लें कि ये जेवी है, ये सिर्फ वजीर आज़म इमरान खान या फिर एस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों का कोई अलग अलग मामला नहीं है। ये पनामा से शुरू हुआ था और पनामा के बाद एक स्टेट ने फैसला किया, उससे भी पीछे पाकिस्तान में आपको पता है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट रहा है। और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, वो दोनों पहले हमारी ही इंटरनल सिस्टम ने ही उनको तैयार किया था, हमारी ही एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से वो आए थे। लेकिन उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की और फ्लोर क्रॉसिंग करके वो एक्सटर्नल प्लेयर्स के साथ ज़्यादा मिल बैठे और जहां से ये बुनियाद शुरू होती है मामले की। उसके बाद ये सिर्फ यही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस दफ़ा कोई ऐसा किया कि मुस्लिम लीग नवाज को माइनस करना था और खान साहब को लाना ही लाना था। उससे पिछला इलेक्शन देखें तो जनरल कयानी साहब, ये बिल्कुल आपको भी पता है ओपन एंड शट केस है कि जनरल कयानी साहब ने उस वक्त मैनूवरिंग की और नवाज शरीफ साहब को वो लेके आए और वो किसकी ख्वाहिश पे लेके आए, वो अमेरिकन की ख्वाहिश पे लेके आए और वो एक सिस्टम चला। लेकिन उसके बाद फिर ये भी हुआ, हमने देखा कि वजीर आज़म हाउस में जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही होती थी उनको मॉनिटर भी किया जा रहा होता था पैरेलल एक और कमरे में। तो ये एक लंबा सफर है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी लीडरशिप का हाथ है, मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप का हाथ है। तो खान साहब एक मेड इन पाकिस्तान जो है एक तजर्बा किया गया, मेड इन पाकिस्तान, मेड फॉर पाकिस्तान। और उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों ने मैच फिक्स कर लिया है आपस में और ये बारी बारी और एक्सटर्नल एजेंडा जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो उसके नतीजे में इमरान खान साहब इलेक्शन हुए। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि उसमें भी ये दोनों तरफ खौफ मौजूद है, मैं आपको बताऊं, जिसकी वजह से ये 2 साल जो कशमकश चल रही है और आइंदा भी अगर ये खौफ खत्म नहीं होता दोनों साइड से, दोनों क्या खौफ है, लाइक माइंडेड, क्या खौफ है? खौफ क्या है? खौफ ये है, अब ये सिर्फ खौफ हमारे इधर नहीं है, मैं आपको डिप्लोमेट्स का खौफ बता रहा हूँ। इलेक्शन से पहले
कुछ दोस्त ममालिक का भी और कुछ वेस्टर्न का भी। उनको भी ये था कि खान साहब जो लाइन और लेंथ नहीं समझते, इनके साथ बात कौन करेगा, ये कंप्रोमाइजिंग नहीं है, ये ठा करके बात कर देते हैं। और ये बड़ा एक चलती रही बहस। ये मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ये कोई इसमें थर्ड पार्टी नहीं है कि जो तरीका होता है। ये सफारतकारों के दोस्त ममालिक के सफारतकार, ये एम्बेसडर्स ये कह रहे थे कि तो, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें सेटल डाउन हो गई। और ये आपको पता है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है उसमें अपनी पसंद के नताइज हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। उसमें 20 लोग इधर से उधर करने होते हैं और जिसको कहते हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट, ये धांधली के ज़माने में भी नहीं आता पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो आपने बात इलेक्टेबल्स वाली पॉलिटिक्स। तो इमरान खान साहब ने भी बहुत सारे कंप्रोमाइज किए और दूसरी जानिब से भी हुए। भट्टी साहब बस में देखना, ये देखिए साबिर शाकिर साहब का पॉइंट मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल क्लियर है कि एक जरूरत पेश आ रही थी। अभी जनरल मुस्तफा ने भी बात की कि तब्दीली की जरूरत पेश आ रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो किया गया, यानी जब आप अपने प्रोग्राम करते थे, आप और साबिर भाई साथ प्रोग्राम करते थे, जबरदस्त प्रोग्राम करते थे, उस वक्त जो आपके ख्यालात थे, अब जब आप देखते हैं वापस तो आपको भट्टी साहब अपनी मायूसी पर भी मायूसी है। यानी आपने पर्सनली क्या सीखा? अब आपने आगे सहाफत, आपका माशाल्लाह बड़ा लंबा करियर है, अभी और तब्दीलियां आनी हैं और इलेक्शन आने हैं और हुकूमतें आनी हैं और तज्जिए होने हैं। आपने क्या सीखा कि जिस तरीके से आप सुन रहे थे खान साहब को, जो आपके ख्यालात थे, आप पर उम्मीद थे, इस सारे एक्सपेरिमेंट से आपने खुद क्या सीखा? फिर भाई आपने अहम की देखिए, एक तो जो इंसान तब्दीली हमेशा बेहतरी के लिए ख्वाहिश करता है, तब्दीली मजीद तबाही के लिए नहीं करता। एक ड्राइवर मेरे ने गाड़ी मार दी तो मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा ड्राइवर लाऊं, ये गाड़ी अच्छी चलाए ताकि मुसाफिर और गाड़ी महफूज रहे। बदकिस्मती है ये तब्दीली पे और नाअहल आदमी बैठा दिया गया। पहला ड्राइवर हफ्ते में 1 एक्सीडेंट करता था, ये 1 घंटे में 2 एक्सीडेंट कर रहा है। इसने पूरी कौम अपाहज कर दी है। पहला एक गाड़ी में करता था, इसने 20 करोड़ अपाहज कर दी है। लिहाजा तब्दीली की ख्वाहिश रखना बुरी बात नहीं, वो चॉइस गलत हो गई, गलत घोड़े में। दूसरा, मैं खान साहब को 25 सालों से बरतानिया दौर का जानता हूँ और गारंटी देता हूँ बहुत कम साफी हैं उनको उतना जानते हैं। ये गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। मुझे समझ में नहीं आई, मैं समझ रहा हूँ 18 मार्च 2018 के बाद ये इमरान है ही नहीं, या वो अंदर से इतना समझदार था, अनबिलीवेबल। लेकिन भट्टी साहब वो मिसरीडिंग कैसे हुई? यानी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये चीजें जो अब हमें नजर आ रही हैं, आपको नजर आ रही हैं, साबिर भाई को नजर आ रही हैं, जनरल मुस्तफा को नजर आ रही हैं, मुझे नजर आ रही, ये हमें नजर क्यों नहीं आई पहले? और हमें से मुराद सिर्फ हम 4 नहीं है, मैं वोटर की बात कर रहा हूं, मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, पहले क्यों नजर नहीं आई? ये बाकी में मुझे इसका जवाब मेरे पास नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस हमेशा गलत होती है। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग स्टेक होल्डर में मैं माजी में ले गया तो जियाउल हक जैसे बंदे ने जिस मुल्क को तबाह किया ना, उसने 3 तोहफे दिए, नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन, कलाशनकोव और हिरवन। वो आज तक हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, आप उसको भी भूल गए। आप उसके 9 साल कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? उस तबाही के बहाने में उसने एमक्यूएम को दोबारा जिंदा किया। गुजारिश ये है कि अवाम बेबस मजबूर लाचार है। सियासतदानों के फैसले एंड ऑफ द डे आपको सियासतदानों के हवाले करने होंगे। एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों पे नजर रखे। इन सियासतदानों के फैसले सियासत को करने दे। जब तक हम अपनी लिमिट में निकल के दूसरे में इंटरफेरेंस करेंगे, जो बंदा भी अपनी हदूद से बाहर जाता है वो किसी दूसरे की हदूद में इंटरफेरेंस करता है और वो तबाही करता है। एक डॉक्टर, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, 835 बहुत काबिल होगा, मेहनती होगा, वो हड्डी को 7 जगह से जोड़ सकता है, वो बाईपास नहीं कर सकता। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट मुल्क की हिफाजत कर सकती है, टेररिस्टों को पकड़ सकती है, हुकूमत बनाना या ना बनाना आई थिंक ये उसका काम नहीं। और आखिरी बात सिर्फ, साबर साहब ने कहा ये सिलसिला चला
पनामा से नहीं, ये सिलसिला चला एक ट्वीट वापस लेने से। उस दिन फैसला हुआ कि एक फैमिली माइनस होगी, एक ट्वीट जिस दिन वापस हुई। ये बीइंग ए रिपोर्टर मैं एक नलायक आदमी और आज भी रिपोर्टर हूँ, मैं कायम हूँ। ये मुलाकात कहाँ हुई, उसमें 5 अहम तरीन शख्सियत शामिल थी। उन्होंने कहा ये ट्वीट हमारे कहने पे यानी रिजल्ट बेहतर हो। बिल्कुल, यानी कि ये ऑब्वियसली ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस तरह के मामला जो हैं वो उनके पीछे बड़ी बड़ी वजूहात होती हैं, कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है जनरल मुस्तफ़ा। और ऑब्वियसली आपका इतना लंबा करियर है, आपने देखा है कि सिचुएशंस को कैसे मैनेज करते हैं, एनालिसिस कैसे होता है, जो उस टाइम एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसको रीड कैसे किया जाता है, फिर मिस रीडिंग कैसे हुई। मतलब आप अगर अपनी एग्जांपल लें, आपने अभी कहा कि आप बड़े खुल के सपोर्ट कर रहे थे, कहा वेयर डिड यू मिस रीड, अपना सेल्फ एनालिसिस क्या है? जी अगर मैं ज़ाती तौर पे आपके कहूँ, मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के जिसको भी आप जो भी नाम देना चाहे उनकी ये गलती हुई कि इमरान साहब का पॉलिटिकल बैगेज पुराना कोई नहीं था और उनकी ज़ात पे जो लोगों का ख्याल था कि ऑनेस्ट आदमी है, मेहनती आदमी है, ये 2-3 चीजें ऐसी थी। और ये ट्राइड हॉट था जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी लेट्स ट्राई एंड सी कि ये कैसे चलेगा काम ये सारा। और मेरा अपना ख्याल ज़ाती तौर पे ये था, बहरहाल जो अपनी ओपिनियन जो इमरान खान साहब के बारे में वो नहीं मैं बात कर रहा, तो बात ही करूँ। मेरा अपना ख्याल ये था कि इतना कुछ इस शख्स ने देख लिया है, सियासत उसको नहीं आती, लेकिन कम से कम इसने इतना कुछ देख लिया है, ये 1 या 2 या 3 चीजें अगर पकड़ के सीधा करना चाहे तो ये कर सकता है ये। और यही हमारी तरफ से जिस तरीके से हम कर सकते थे, हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप पूरा मुल्क को हर चीज को खोल के रख देंगे, नहीं ठीक कर सकेंगे, इतना बखेड़ा आपसे नहीं संभाला जाएगा। और मेरी अगर आप देखिए तो ट्वीट पहले इनके इलेक्शन के बाद ये थी कि इमरान खान साहब अगर मैं इनकी जगह हूं तो मैं ये गवर्नमेंट कभी नहीं लड़ूं, क्योंकि इनके हाथ में वो पावर नहीं थी जो ये चाहते थे। और जिस तरीके से ये जो कोलिशन चलाना ये मेंढकों को तोड़ने के बराबर है। आप इमरान खान साहब से ये तो नहीं थी वो चला लेंगे, और ये अशर आप देख रहे हैं उनकी पार्टी के अंदर के मसाइल उनके सामने हैं। और फिर दूसरी चीज देखिए जी, लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है कि फोकस्ड हो और 6-6, 8-8, 10-10 घंटों की मीटिंग के बाद को फैसले हों, फिर उनको आप फॉलो अप करें। अब वो फॉलो अप ना हो रहा है और हर महकमे को उखाड़ पिछाड़ के आपने वो नजर आ रहा है, कोई लेकिन अपने आप को काम करने को तैयार नहीं है, और जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होना चाहिए था। जी जी जनरल मुस्तफा, मैं देखिए अभी मैं ये इसलिए ये इस तरह का तज्जिया करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इससे सीखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मौका आएगा और आएगा तो हम सबकी चॉइसेस बेहतर हों। और उसके लिए जाहिर बात है मैं आपसे इंडिविजुअली पूछ रहा हूं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप यू बेयरिंग विद दिस। लेकिन देखिए अगर हमने अगले राउंड की तरफ देखना है, जब भी राउंड आए, तो जाहिर बात है आपने भी ये देखना है कि आपकी क्या चॉइसेस होंगी। और मिसाल के तौर पर अगर आपको मौका मिले थ्योरेटिकली कि आप एक टाइम मशीन में बैठ के 8 से 2 साल 3 साल पीछे चले जाएं, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? मतलब आप इस सूरत हाल को देखते तो अब आप अपने आप से क्या कहते हैं कि नहीं मैं इसको इस सूरत हाल को ऐसे ना देखता, मैं क्या करता, वो चीज जो अब नेक्स्ट टाइम आप शायद करें? देखिए, एक तो जो हमारे मुख्तलिफ हल्के हैं जिसको एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि दे शुड स्टेप बैक अ लिटिल। और मैं अगर होता मैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इस मुल्क का उसको चलने देते आगे, और जो हमारा अदालती निज़ाम है उसको चलने देते आगे, और देखते कि ये मिलके क्या कर रहे हैं, और अवाम को इसका फैसला कर देने देते, और अवाम को जो इतनी उम्मीदें दिलाई जाई थी अवाम को खुद उसका फैसला करने देते। और आज जिस तरीके से अभी साबिर शाकिर साहब भी कह रहे थे कि ज्वाइंट वेंचर है, और जिस ज्वाइंट वेंचर में वन फॉल्स द अदर आल्सो फॉल्स अकॉर्डिंग विद हिम, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर वो ना क्या होता तो आज ये किसी के लिए ये मुसीबत ना होती, और हम बैठ के ये ना सोचते होते कि लेट से -1 हो जाएगा तो फिर अगला कौन और कैसे होगा सारा। और मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई व्हाटएवर इट इज आज जो खड़ी है, ये इमरान खान साहब अगर माइनस कर भी दे लेट से, तो पीटीआई विल फॉल ऑन इट्स ओन फेस। इनके पास तो वो है ही नहीं कि ये मिलके किसी और बंदे को लेके आज के आगे। साबिर भाई, आप अग्री करेंगे जो जनरल मुस्तफा का तज्जिया है कि ये अगर एक बार फिर मौका मिले इनको
तो ये यही एडवाइस करें कि जो जिस तरीके से मामलात हुए वो ठीक नहीं थे और नेक्स्ट टाइम के लिए मामलात को छोड़ देना चाहिए। आप मुत्तफिक हैं? पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का कि जहां पे 70 साल के बाद भी पॉलिटिकल लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट को एलियन समझती है और एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को एलियन समझते हैं, और एक दूसरे दोनों एक गाड़ी पे सवार नहीं हो पा रहे। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट दोनों तरफ है। इवन वो पॉलिटिकल लीडरशिप भी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पली बढ़ी और उन्हीं ने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जनरल ज़ियाउल हक अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, उनके साथ यही नवाज शरीफ साहब एंड फैमिली थी, वही उनके सबसे बड़े तगड़े बैट्समैन होते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ कुछ नहीं कर सकते थे, उनके साथ भी यही पॉलिटिकल लीडरशिप थी। अब वो सारे जितने भी उनके प्लेयर्स हैं वो कोई पीटीआई में बैठे हैं, जो जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ भी बल्कि क़यादतें संभालनी है। परवेज मुशर्रफ साहब के साथ काम करने वाले पीटीआई में भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं। तो ये डिबेट यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में चल रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ये और वो। ये तजर्बा अमेरिका में आप चले जाएं, वहां पे भी एस्टेब्लिशमेंट, असल एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है? एस्टेब्लिशमेंट कोई सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप नहीं होती। एस्टेब्लिशमेंट वो इंतजामी ढांचा है जो परमानेंट एक कोई भी रियासत को चलाता है। परमानेंट जो पॉलिटिकल फेस हैं वो आते हैं चले जाते हैं। आप अमेरिका का सिस्टम देख लें, बरतानिया का देख लें, किसी भी यूरोपियन कंट्री का देख लें, और इवन इंडिया का देख लें, सारे पीछे एक बैठे पूरी टीम काम कर रही होती है। नया प्रेसिडेंट जब आता है, ट्रंप, अब इससे पहले जो थे ट्रंप से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप लाते हैं तो जी ओबामा के बाद ट्रंप आए, अब उससे पहले बुश के बाद ओबामा के बाद ट्रंप। तो एस्टेब्लिशमेंट पीछे जो इंतजामी ढांचा, रियासती ढांचा जो काम कर रहा होता है वो आगे ला के रखता है कि जी यहाँ तक चीज हो चुकी है, इससे आगे हमने आगे बढ़ना है। आगे चलना है। तो पाकिस्तान, अब अगर आगे बढ़ना है पाकिस्तान की आगे अगर आगे बढ़ना है, मैं क्विकली जरा एक फाइनल राउंड कर लूं, अब बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ रहा हूं प्रोग्राम के। क्विकली तेजी से एक मिनट, भट्टी साहब मैं आपसे शुरू करता हूं। भट्टी साहब, फाइनल, अब आगे अगर हमने चलना है, वे फॉरवर्ड क्या है? यानी अगर आपने एडवाइस देनी है पाकिस्तान के वोटर को, भट्टी साहब आपने एडवाइस देनी है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, ऑपोजिशन को, अब ये तमाम सूरत हाल देख के वे फॉरवर्ड के लिए आप अब क्या करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे, क्या होना चाहिए? बिल्कुल ब्रीफली। अच्छा फाहद साहब, अच्छा काइंडली 1 मिनट की बजाय 2 मिनट कर दे। मैं जरा साहब की तरफ आ जाता हूँ, मोहतरम की तरफ। नहायत मेरा इनसे इख्तलाफ राय, गुस्ताखी करता हूँ। फेल तो 85 के इलेक्शन एक डिक्टेटर ने कराए, वो लाया उसको नवाज शरीफ को, फिर फेल तो एस्टेब्लिशमेंट हुई। उसके बाद 2008 में एस्टेब्लिशमेंट ने डील की, जरदारी आया, फेल तो वो हुए। फौज पाकिस्तान की है, खुदा का वास्ता इसे किसी एक जमात की नहीं होना चाहिए। ये मेरी हिफाजत है, अगर ये मेरी है, मैं इसका हूं, इसको सियासत से अलग कर देना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को या वहां को दूं, फेयर ईमानदारी से इलेक्शन कराएं, ना इंसाफी से जुल्म खत्म नहीं हो सकता। जो मर्जी कर ले, आने वाले दिनों में ये इंटरफेरेंस रही तो और तबाही होगी। ये आज आप रिकॉर्ड रख ले, फौज मेरी है, इसके लिए जान माल कुर्बान, लेकिन सियासत में नहीं। ठीक, जनरल मुस्तफा, वे फॉरवर्ड क्या एडवाइस करेंगे, क्या होना चाहिए? हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स? देखिए जी, मेरा जाती है नुक्ता नजर है, हो सकता है गलत हो। यह है कि जो सिस्टम जिसमें इस वक्त हम बैठे हुए हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसको आप कह लीजिए, इलेक्शन जैसे भी हुए, जो भी आया इसमें, दैट हैज फेल्ड। आवर जुडिशियल सिस्टम हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू द टाइम्स। हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसने जो पॉलिटिकल पार्टी ने इवॉल्व नहीं किया अपने आप को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इसके बाद जितने मर्जी फेयर इलेक्शन भी करा लेंगे, इसका रिजल्ट वही निकलेगा आपका। वी नीड टू सिट डाउन, और हमें इसको बड़ा गौर से ये देखना चाहिए कि जिस मुसीबत में गिरफ्तार हैं इस वक्त हम, इसमें सिर्फ इमरान खान या एस्टेब्लिशमेंट कसूरवार नहीं कराए आप इसको। इसमें जो बाकी हमारे जो एलिमेंट्स हैं सारे इसमें, वो तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे इसको। वी नीड टू इसको सिस्टम सारे को देख के वी नीड टू मे बी रिवैम्प करना पड़े,
मे बी वी हैव टू ब्रिंग इन न्यू वन, अगर जो भी करना पड़े, क्योंकि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन उसको तो हमने जड़ से मार उखाड़ के फेंक दिया हुआ है, उसका इतना बेड़ा गर्क कर दिया हमने कि दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द नीड ऑफ दिस कंट्री। लेकिन ये टर्म तो पूरी करे ना, वो तो जरूरी है आपके ख्याल में, या इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते? टर्म देखिए उसकी तो उसके अलावा आपके पास क्या चाहे, टर्म पूरी अगर आप अर्ली इलेक्शन करवाना चाहें तभी कर लें आप, लेकिन फायदा आपको क्या होगा उसका? लेट द सेम पीपल डूइंग द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन, वो तो मेरा ख्याल है कि मसले का हल नहीं है। मसला अगर पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वी नीड टू सिट डाउन, उसको रिवाइज करें, नया लेके आए, अच्छा करें, पिच करें, उसके तहत गो फॉर इलेक्शन, नए लोगों को आने। साबिर भाई, वे फॉरवर्ड, गलतियों से क्या सीखा है और उस जो सीखा है उसको कैसे अप्लाई करें? सर सिर्फ हमारे यहाँ एक फॉल्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है दोनों तरफ। उस मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को अगर हम खत्म कर दें, इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान जमीनी तौर पे कोई फासला नहीं है, चंद किलोमीटर का फासला है, लेकिन जो जहनों पे, दिल और दिमाग में जो फासले हैं वो मीलों पे फैले हुए हैं, एक दूसरे के साथ हिसाब बराबर करने के लिए बैठे हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सोचना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्यों हमारा एक मिनिमम एजेंडा, नेशनल एजेंडा एक नहीं हो सकता? अगर इंडिया का हो सकता है, बांग्लादेश का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को बार बार इक़्तिदार मिला, भुट्टो फैमिली को भी मिला, शरीफ फैमिली को भी मिला, उनको मजीद कितना कमाल चाहिए? क्योंकि ये बात तो फैक्ट है ना कि पाकिस्तान के जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे बर्बाद हो गए, लेकिन इनके जाती जो हैं, मैं बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के, वो पीटीआई में बैठे हैं, मुस्लिम लीग नवाज में है, पीपल्स पार्टी में है, जेयूआई में, जहां जहां बैठे हैं, उनके प्राइवेट अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फैक्ट्रियां हैं, वो मिलें हैं, और वो तो पहुंच गई मिलियन और बिलियंस में, लेकिन पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह हुए। तो इसमें इन्हीं पॉलिटिकल लीडरशिप का हाथ है, और उन्हीं पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो उनके बैक पे थे उनका हाथ है। जब तक इन दोनों के दरमियान फासला खत्म नहीं होता ज़हनी तौर पे, मैं जमीनी ज़हनी तौर पे और दिली तौर पे, और एक पाकिस्तान पे अगर इनका एक एजेंडा नहीं होगा, तब तक ये सिचुएशन इसी तरह चलती रहेगी, कभी माइनस हो जाएगा, कभी प्लस हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत ही जरूरी गुफ्तगू थी नाज़रीन आपने। और मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ एक ही टेक अवे है, वो ये कि देखिए गलतियां सब करते हैं, लेकिन गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, और अगर हम सही सबक सीख लें तो आने वाले दिनों में जो है वो हालात जो हैं वो उनकी रोशनी में, उन असबाब की रोशनी में बेहतर हो सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।